परिचय दूं इस कार्यक्रम का। हरिभूमि आईएनएच के संयुक्त तत्वाधान में जिलों के विकास को लेके, जिलों के रहवासियों की आकांक्षाओं को लेके 2 साल में हमने क्या खोया, क्या पाया उस जिले ने, कितना विकास होना था, हुआ कि नहीं हुआ, वो अपेक्षाएं जो पूरी हुई कि नहीं हुई, इन्हीं सब चीजों को लेकर आपके बीच में हम आते हैं। और एक बार फिर हरिभूमि आईएनएच का मंच सजा आपके बीच में। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हमारे अतिथियों का, और आप लोगों के आशीर्वाद सब शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे डॉक्टर प्रोफेसर वीके वर्मा जी हमारे साथ में हैं। सर, आप सबसे सीनियर हैं। गोविंद शर्मा जी हमारे साथ में हैं, मंगल पांडे जी हमारे साथ में, और टुटेजा जी हमारे साथ में हैं। तो वर्मा सर, आपसे ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आप शिक्षाविद हैं। एक शिक्षाविद के तौर पर क्या देखते हैं, अंबिकापुर ने क्या खोया, क्या पाया पिछले 2 सालों में? एक शिक्षाविद के तौर पर आप क्या देखते हैं, अंबिकापुर ने क्या खोया, क्या पाया 2 सालों में? अंबिकापुर में शिक्षा का जो विकास हुआ है जी, मैं अपने जमाने से लेता हूँ। एक जमाना था जबकि अंबिकापुर में कोई स्कूल के नाम से एक हुआ करता था जी। लेकिन आज ढेर सारे स्कूल हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं होली क्रॉस का। आज होली क्रॉस सबसे पॉपुलर स्कूल है। मैं जो उन दिनों भोपाल में था, जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मिस रोनी, जो कि होली क्रॉस की कर्ता धर्ता थी, वो मिली और उन्होंने बताया कि अंबिकापुर में हम एक बहुत बड़ा स्कूल बना रहे हैं। तो मैं मजाक में उनसे कहा था कि अंबिकापुर में स्कूल बना रहे हो, मिशन का बना रहे हो, इंग्लिश मीडियम का बना रहे हो, तो अंबिकापुर में पढ़ेगा कौन? तो उन्होंने कहा कि सर, जब आप कभी अंबिकापुर आओगे रिटायर होकर के, तब आप देखना कि वो हमारा स्कूल जो है वो अपने जमाने का सबसे बेस्ट स्कूल माना जाएगा। और आज वही स्थिति है। इसी तरह से मैं मानता हूँ कॉलेजिएट में आते हैं। पहले जब कॉलेजिएट एजुकेशन की बात होती है तो हमारे यहाँ जितने बड़े लोग हैं, जैसे महाराजा साहब हुए, सबसे बड़े हमारे वहाँ के, तो वही माने जाते हैं। वो मॉरिस में पढ़ते थे। उसके बाद विदर्भ महाविद्यालय विक्टोरिया में, अमरावती में पढ़े। उससे जो कुछ कमजोर लोग थे वो रायपुर में पढ़े। फिर चिरमेरी स्कूल खुला, कॉलेज खुला, तो लहरी कॉलेज में पढ़े। और इसी बीच में अंबिकापुर में 59 में कॉलेज का उद्घाटन हुआ और यहाँ लोग पढ़ना शुरू किए। आज पीजी कॉलेज में स्टूडेंट की संख्या 5-6 हजार से अधिक है। मैं तो खैर भोपाल में था, यहाँ था नहीं। मैं उसको उद्घाटन सेरेमनी में यहाँ आया था, जिसके उद्घाटन में बाबू जगजीवन राम मुख्य अतिथि थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की अध्यक्षता थी और राजकुमारी अमृत कौर उसमें मौजूद थे। और शिक्षा के क्षेत्र में देख रहा हूं कि आज सुरगुजा में शिक्षा का जो विकास हुआ है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो विस्तार हुआ है, वो काबिल तारीफ है और जितना हम सोच नहीं पाते थे उससे ज्यादा हुआ। वर्मा सर, मैं एक बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये तो हुई शिक्षा की बात जो आपने की है। एक छोटा सा उदाहरण दूं, कितना विकास हुआ है। मेडिकल कॉलेज जो है आज भी जिला अस्पताल के भवन में चल रहा है, वो अपना भवन नहीं बना पाया, इसे कोई विकास कहेंगे? अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज होना, मैं बहुत पुरानी बात बताता हूं जी। यहाँ एक बूढ़ा डॉक्टर माना जाते थे, बूढ़ा डॉक्टर कहते थे उनको, मुखर्जी फैमिली के थे। उनका दादा का क्या था कि वो होम्योपैथी के डॉक्टर थे और साइकिल पे लिए हुए घर घर जाकर घूमते थे। इसी बीच फिर अंबिका ये रघुनाथ पैलेस की स्थापना हुई, उसमें भी आए। उसमें डॉक्टर घोष यहाँ पहले सिविल सर्जन थे, उनके साथ एक दास गुप्ता से मैं उनको बहुत दिन तक डॉक्टर ही समझा, लेकिन मुझको अमरावती में मिले तो पता चला कि वो कंपाउंडर थे। लेकिन उनकी जो हैसियत है अंबिकापुर में एक डॉक्टर से अधिक थी। देशपांडे साहब आज भी डॉक्टर देशपांडे ही माने जाते हैं। उनका घर यहाँ अभिनव टाकीज के आगे में है, लेफ्ट हैंड साइड में। उसी क्रम में यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुलते गए। अंबिकापुर शहर में खुला, इसके बाद हर ब्लॉक लेवल में खुला, तहसील लेवल में खुला और दूर गांव-गांव में ये खुलता चला गया। और इसी क्रम में आज हम अंबिकापुर में एक मेडिकल कॉलेज की कल्पना जो किए थे, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। और आगे आने वाले दिनों में ये जब कंप्लीट फुल फ्लेजेड हो जाएगा तो ये यहाँ की हेल्थ संबंधी सभी समस्याएं
जिसके लिए यहाँ छोटे सी काम के लिए भी लोग रायपुर चले जाते हैं, या बॉम्बे जाना पड़ता है, या हैदराबाद जाना पड़ता है, या बेंगलोर जाना पड़ता है। ये सभी काम इनका अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में होने लगा। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करेंगे। लेकिन मैं गोविंद सर आपके पास आता हूँ। मैं इतिहासकार हैं आप, तो काफी अच्छे समझ सकते हैं जिस ऐतिहासिक नगरी में हम बैठे हैं, मामा है नगरी में। इतिहास को समेटी हुए शहर, अगर मैं बोलूं, कितना समेट पाया और प्रशासन की इसमें क्या भूमिका रही? इसका अतीत बहुत वैभवशाली रहा है। प्राचीन काल से भी देखें आप, डीपाडी वगैरह भी देखें तो दंडकारण्य का घनघोर जंगल जो था, जब विश्वामित्र रामचंद्र जी वगैरह को लेकर ताड़कावत पे आई, तो ये इलाका आपका मिर्जापुर राबर्टसनगंज से लेके आपका एक घनघोर जंगल का सिलसिला आपका नागालैंड कोहिमा तक चला जाता था। तब आबादी कम थी, उस जंगल के बीच में सरगुजा स्थापित हुआ था। और उसके बाद यहाँ जब रियासत बनी तो ये बस्तर, आज जो छत्तीसगढ़ में पहले तो बंगाल में आता था, 1905 में ये बंगाल से छोटा नागपुर की रियासतें सरगुजा सहित सीपी एंड बरार नागपुर में आई। तब से सरगुजा में विकास का कार्य चलता रहा है। प्राचीन काल में यहाँ विकास चलता रहा। सौभाग्य से महाराजा रघुनाथ शरण सिंह, महाराजा रामानु शरण सिंह जैसे दूरदर्शी महाराजा मिले। आप कल्पना नहीं कर सकते कि मेरे पास 1905 का एक दस्तावेज है जिसमें महाराजा ने अपने दीवान, दुबे दीवान, खरसिया चौक, अंबिकापुर अग्रसेन चौक के पास में उनका निवास था, दुबे दीवान, माओ कॉलेज लखनऊ से आए थे। उनको आदेश दिया ऑफिस ऑर्डर में कि आप स्कूलों में दर्ज संख्या बढ़ाने के लिए अपने रुतबे का इस्तेमाल कीजिए, उससे इस जानिब को यानी महाराज को खुशी होगी और आपकी भी इज्जत बढ़ेगी। 1905 में ही अंबिकापुर का नाम विश्रामपुर से अंबिकापुर पड़ा। पहले इसका नाम विश्रामपुर था। मां महामाया का नाम अंबिका देवी, उनके नाम पे 1905 में अंबिकापुर का नाम महामाया पड़ा, अंबिकापुर पड़ा। और इसका जो विश्रामपुर नाम था, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर कॉलरी एरिया है ओडार बहरा, उसको ट्रांसफर हो गया। तो ओडार बहरा को आजकल विश्रामपुर कहते हैं, ये अब अंबिकापुर हो गया। तो इस स्टेट टाइम में आपकी शिक्षा की व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि महाराज एडवर्ड हाई स्कूल खुला था, गर्ल्स हाई स्कूल जहाँ पे आज है गुरुद्वारा के बगल में। मेरा सवाल एक बार वही तो है गोविंद सर की, हाँ। अब जो है, जो मैंने बताया ना कि ऐतिहासिक जो है अपने धरोहर को समेटे हुए हैं, बहुत सारे, वो कितना संरक्षित रख पाए प्रशासन, ये मेरा सवाल आपसे। बिल्कुल नहीं। पुरानी परंपरा यदि उस ढंग से विकसित होती रहती तो आज सरगुजा कहीं का और होता। खासतौर पे अगर मैं महेशपुर की बात कर लूं, वहां पे जो पुरातत्व विभाग में मूर्तियों की हालत है, रामगढ़ पहाड़ की बात कर लूं, आपको लगता नहीं कि आप जो इतिहासकार हैं, इतिहासकार को इतिहास से बड़ा प्रेम होता है? जैसे एक जो है वो वन्य प्राणी जीव को जो है उससे प्रेम होता है, वैसे ही आपको बड़ा प्रेम होता है। कैसा मतलब क्या प्रयास होने चाहिए जो नहीं हुए, या क्या हुए हैं? रामगढ़ के, महेशपुर के सब मूर्तियों का संरक्षण होना चाहिए था। हमारे जो बचपन में हमने जो मूर्तियां देखी थी, आज सुनसान पड़ा है, कुछ नहीं, सब मूर्तियां गायब हो गई यहाँ से। वही मतलब क्या प्रयास होने चाहिए? प्रयास ये कि पुराने अतीत को संरक्षित करना चाहिए था। सरगुजा में स्टेट टाइम में भी इतनी सिस्टमें बनी हुई थी। सोच लीजिए कि आपका स्टेट टाइम में रामानुजगंज बोहला से लेके तारा तक, ईस्टर्न सरगुजा, वेस्टर्न सरगुजा, उसके दो अलग अलग एसपी थे, बाबू राम व्यास सिंह और भगवान दास। भगवान दास मल्टीपर्पज हाई स्कूल के पास में, गुरुद्वारा के पास में उनका घर था। और बाबू राम व्यास सिंह अपने साथी अनिल मेजर के दादाजी लगते थे। इन लोग के जमाने में, और सरगुजा महाराजा ने बिहार के ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिटायर्ड आईजी को, जो उस समय सुर्खियों में था, जैसे एक जमाने में टीएन सेशन, खैरनार, इन लोग पूरे भारत में अपने कामों के प्रसिद्ध थे, तो आईजी पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। महाराज टाइम्स ऑफ इंडिया रोज पढ़ते थे। जैसे ही वो रिटायर हुए हैं तो आईजी साहब के घर में दरवाजे पर ठकठकी हुई है। अर्दली निकला, पूछा क्या है, तो बोले आईजी साहब हैं क्या? बोले मैं हैं आईजी साहब। बोले हम मिलना चाहते हैं। अर्दली जाके अंदर आईजी साहब को बताया कि कोई मिलने के लिए आए हैं। आईजी साहब ने पूछा, रिटायर्ड आईजी ने पूछा कौन है, तो बोलो ये तो मैंने नहीं पूछा, जाओ पूछ के आओ। पूछने के लिए लौटा कि आप कौन हैं, आईजी साहब पूछ रहे हैं, तो बोले मैं सरगुजा महाराजा हूँ। आईजी साहब को सुनना था कि ठिठक गए, हिज हाइनेस महाराजा रामानु शरण सिंह देव, जिनके सामने कुर्सी से लॉर्ड माउंटबेटन उठ जाते थे, वर्ल्ड फेमस हंटर, विश्वविख्यात निशानेबाज। उनके समय के कार्यकालों का यदि मैं वर्णन करूं तो आप चकित रह जाएंगे कि सरगुजा में क्या व्यवस्था थी। वो भगते हुए आए
और महाराज को पकड़ के बोले चलिए आप कैसे आना हुआ? तो बोले कि मेरे सरगुजा का लॉ एंड ऑर्डर संभाल दीजिए, मैं आपको लेने आया हूँ, ना मत कहिएगा। क्या बात है, बड़ी बेहद असम जानकारी। तो लॉ एंड ऑर्डर की याद है, एसपी साहब हमारे सामने आईजी साहब ने कहा कि सरगुजा का इतना बड़ा वर्ल्ड फेमस व्यक्ति मेरे सामने मेरे घर में मेरे को मांगने आया है, तो इससे मेरे लिए सौभाग्य की बात क्या होगी। तो आईजी साहब अंबिकापुर आए, सरगुजा में 2 एसपी का पोस्ट बना, बोहला से यानी आज जो रामानुजगंज है वहां से लेके तारा तक, ईस्टर्न सरगुजा, वेस्टर्न सरगुजा, उसके 2 अलग अलग एसपी थे, भगवान दास और बाबूराम व्यास सिंह थे, और आईजी का पोस्ट था। आईजी रात को 12-1 बजे साइकिल से, उस जमाने में साइकिल भी बहुत बड़ी थी, महाराज की जीप बहुत पूरे भरे हुए थे, फिर भी वो साइकिल से राउंड लेते थे पूरा व्यवस्था देखने के लिए। उस समय कोई भी आदमी रात को मुसाफरी होती थी तो जलता हुआ लालटेन लेके चलना था, नहीं तो रात को पुलिस पकड़ती, डिटेन करती। तो लालटेन लेके आप चल रहे हैं मध्यम रोशनी में, मतलब आप 1 नंबर पे यात्रा कर रहे हैं, आप सही आदमी हैं। तो इसके बाद क्या इसके बाद क्या अगला सेशन जो है ना एसपी साहब का, तो पूछेंगे लालटेन अभी जल रही क्या, बुझ गई है, तो अगली बार पूछेंगे। तो ये मैं इसी सवाल के साथ आता हूँ पांडे जी। तो एक ऐसा क्या हुआ अंबिकापुर में कि नशा मुक्ति अभियान चलाने की जरूरत पड़ी, क्या बहुत ज्यादा नशेड़ी हो गए? नहीं, ये सवाल मेरा लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ के है। हाँ, सरगुजा के लोग जी और सरगुजा के पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने महसूस किया कि आज बदलते हुए आधुनिकता के परिवेश में ज्यादा लोग नशा की तरफ युवा अग्रसर हो रहे थे। तो यहाँ के सरगुजा पुलिस और सरगुजा जिले के गैर सरकारी संगठनों ने मिलकर के वॉलंटियर रूप से हम लोग नीतिगत बातों में तो हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन जमीनी स्तर से हम लोग सोचे कि समुदाय को क्यों न हम लोग जागरूक करें और नशा से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं, जो उससे अपराध हो रहे हैं, या नशा से होने वाले बेरोजगारी बढ़ रही है या अपराध बढ़ रहे हैं, इन सबों को देख करके हम लोगों ने फैसला लिया। आज के 4 साल पहले पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कामले सर थे, उनके निर्देशन में जो शुरू हुआ और आज तक अभी हमारे डीआईजी साहब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल सर हैं और अमोलक सिंह ढिल्लो सर हैं, और सरगुजा जिले की जो रेपुटेडेड संस्थाएं हैं जैसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी है, गायत्री परिवार है, कुछ वॉलंटियर जो सोशल वर्कर हैं वो भी हैं। हम लोग पूरे जिला में जागरूकता कार्यक्रम स्कूल में, कॉलेज में, और सरगुजा पुलिस के द्वारा एक कार्यालय हम लोग को प्रदत्त किया गया है घड़ी चौक पर, जो ट्रैफिक ऑफिस है उसके ऊपर, जो स्वेच्छा से घर वाले और स्वेच्छा से पीड़ित व्यक्ति आता है तो हम लोग उसका काउंसलिंग महसूस करते हैं। इस सरगुजा के लोग ही नहीं बल्कि पूरे भारत में लोग ये महसूस कर रहे हैं कि लेकिन पांडे जी मेरा सवाल तो समस्या है। मेरा सवाल तो यही था ना, कप्तान साहब बैठे, उन्होंने रायगढ़ और कई जिलों में नशेड़ियों में सुधार दिया, अंबिकापुर में सुधार नहीं पाए क्या? नहीं, यहाँ भी प्रक्रिया चल रही है। अभी नशा के ऊपर दबिश देकर के जो अवैध तरीके से नशे का कारोबार कर रहे हैं, आपको 2-4 रोज पहले मीडिया में भी आया था, अभी ई सिगरेट जो हम लोग सुने नहीं थे और देखे नहीं थे उसको भी पुलिस ने पकड़ा। जो अवैध रूप से और जो नशे के जो उत्पाद हैं उनको सरगुजा पुलिस यदि किसी भी तरह से कोई अनियंत्रित व्यापार करता है तो उसको पकड़ने में, नियंत्रित करने में सरगुजा पुलिस और प्रशासन सफल साबित हो रहा है। यही मेरा तो अगला सवाल था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उसको अगर आप जोड़ के देखिए तो बाकी अन्य जो जिले हैं छत्तीसगढ़ के और सरगुजा है, क्या तुलना करेंगे आप? सरगुजा जिला आदिवासी अंचल का जिला है और यहाँ के लोग अन्य जिलों की अपेक्षा ज्यादा शांत प्रिय हैं। और शांत है या करा दिए गए? नहीं, शांत है और सज्जन नेचर के लोग हैं, और यहाँ प्रशासन के द्वारा भी लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ी बहुत दिक्कतें तो होती रहती हैं समय समय पर, लेकिन नियंत्रित है और अच्छे ढंग से है। चलिए, नियंत्रित है अच्छे ढंग से। टुडेजा जी, मैं आपके पास आता हूँ। मैं अभी वर्मा सर से पूछ रहा था शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, तो चूंकि आप चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, मेडिकल कॉलेज की हम बात कर रहे थे, क्या लगता है मेडिकल कॉलेज के अलावा और भी क्या चीज है जो अंबिकापुर को चाहिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में? निश्चित तौर पर सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा आईएनएच और हरिभूमि परिवार का। मेरे समक्ष ऐसे मूर्धन्य विद्वान जिनकी छत्र छाया में मैं पला बढ़ा और शिक्षित हुआ, सामने बैठे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ जन, आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय, आदरणीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, सभी ऐसी विभूतियां
जिनके सामने मेरा बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुआ, मैं सरगुजा को मेरा सौभाग्य रहा। मैं आज भी ये मानता हूँ कि मैं अपने जीवन की अगर सबसे बड़ी कोई पूंजी मानता हूँ तो वो ये कि मेरा जन्म सरगुजा जैसी भूमि में हुआ और मेरी कर्मभूमि ये बनी। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य और उपलब्धि। स्वास्थ्य को लेकर के मैं बिल्कुल दावे के साथ कहूंगा, विगत 4 दशकों से मैं इस क्षेत्र में जुड़ा हूं। कम उम्र में लग गया था, मेडिकल स्टोर से शुरू करके फिर सने सने डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल्स और इन चेनों में। जो सुदूर बिहार आदिवासी अंचल हुआ करते थे 90 के दशक से लेकर, अगर सिर्फ आज की बात कर लूं या छत्तीसगढ़ बनने के बाद की दशा की बात करूं, तो विगत 25 वर्षों में बिना किसी हिचक के मैं कह सकता हूं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुए। जहां तक मेडिकल कॉलेज की बात है, सरगुजा जिले में 2017 में जब मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, मैं उस मंच का संचालन कर रहा था। जब ये घोषणा हुई तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है। आज हमारे पास यूजी में एमबीबीएस की 150 सीटें, 125 प्लस, और पीजी में 48 सीटें हैं। ये मान के चले कि आने वाले 4-5 वर्षों बाद, अभी ये पहला बैच पीजी का भी निकल गया, तो निश्चित तौर पे एक समय था जब ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचसी सीएचसी स्तर पर जो डॉक्टरों की पदस्थापना थी वो बहुत बड़ी चुनौती थी प्रशासन के लिए। स्वास्थ्य सुविधाएं वहां तक पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन आज समेकित विकास की अगर बात करें तो सरगुजा में दूरस्थ अंचलों में, चाहे वो आदिवासी अंचल हो चाहे वो शहरी अंचल हो, निश्चित तौर पर शहरी क्षेत्रों में ज्यादा विकास हुआ है, वहां भी सने सने विकास हो रहा है। लेकिन एक जो कसक, एक जो टीस अभी भी है कि जो मेडिकल कॉलेज का भवन अधूरा है। क्योंकि कॉलेज की स्थापना हो गई, एकेडमिक सेशन वहां लगने लगे, लेकिन मरीजों के उपयोग के लिए जो भवन बनना था, जो हॉस्पिटल की एक जो बात हम करते हैं, जब अभी भी वो पुराने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के कैंपस में लगता है, तो हर बार ये जो बजट पे आके चीजें अटकती हैं, वो कहीं ना कहीं टीस उठती है कि आखिर 8 सालों बाद भी अपना भवन क्यों नहीं बन पा रहा है। और बहुत जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किए, तब ये मुकाम आया है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आने वाले समय में कार्य शुरू होगा। ये तो निजी अस्पतालों के तो सब जानते हैं, चलिए वो बहुत सारी कहावतें हैं, बहुत सारी उसमें जो मिथ्या है उसके बारे में नहीं जाएंगे। लेकिन ये निजी अस्पताल तो काफी तरक्की कर लेता है। हमेशा जो जिला अस्पताल है वो रेफरल सेंटर बन के क्यों रह जाता है? आपके यहाँ भी स्थिति कमोबेश यही है? नहीं, मैं अगर अभी बोलूं तो बदलाव बहुत करीब से महसूस करता हूं। जितने सुपर स्पेशलिस्ट, एक जो अभी आपने बात कही, तो हमें जो एक बहुत बड़ी कमी महसूस होती है, आप सभी ऐसे मूर्धन्य विद्वजन हैं जो सरगुजा के कर्णधार हैं, उनके सामने हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगा। एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बहुत बड़ी कमी सरगुजा अंचल आज दंश के रूप में भुगत रहा है। आज भी हमारे पास ऐसे सेंटर में, जहां पे मेडिकल कॉलेज में 50 मरीज रोज एक्सीडेंटल आरटीए ट्रॉमा इंजरीज के आते हैं, हमारे पास वहां पे न्यूरो सर्जन नहीं है, हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, हमारे पास नेफ्रो, मतलब जो एक सुपर स्पेशलिटी में पहला पूरे सरगुजा अंचल की बात करता हूं मैं, कोरिया से लेकर मनेनगढ़ और जशपुर से लेकर के बलरामपुर और सूरजपुर से लेकर बैकुंठपुर, तो हमारा ये अंबिकापुर सबसे बड़ा जिला मुख्यालय जो जिला चिकित्सालय है वो सबसे बड़े रूप में है। लेकिन अभी भी जो एक मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी विंग की जो जरूरत है, आप ही के समाचार पत्र में परसों ये पढ़ने में आया कि जो भूमि आवंटित हुई थी उस पर भी शायद कुछ बदलने का प्रशासन का प्रस्ताव आ गया है। तो ये जो चीजें हैं मंथर गति से चल रही हैं, और बस एक ही अपील है कि स्वास्थ्य को बहुत ही अहम है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। आप स्वस्थ करेगा। सबके अंदर आज ये भावना है कि योजनाओं के माध्यम से जो सरकार लोगों तक पहुंचा रही है, बस ये कि हमें वो जो अभाव है जिसके चलते आज भी महानगरों की दौड़ लगानी पड़ती है, आज भी यहाँ के लोगों को रायपुर महानगरों का दौर जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन मैं आखिरी कुछ सवाल, एक दो मेरे बच्चे हैं, गोविंद शर्मा सर, एक अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ का शिमला हम कहते हैं अंबिकापुर मेन पार्ट को, पहली बार ऐसा हुआ है 44.8 डिग्री पहुंचा है पारा। आपको चिंता नहीं होती? बहुत चिंता होती है। मैन पार्ट जो है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। अमेरिका के जो मिलिट्री के जो जनरल हैं वो अंबिकापुर 1925 में आ चुके हैं। हिज हाइनेस महाराजा रामानुजशरण सिंह वर्ल्ड फेमस सेंटर थे, उनके साथ वो यहाँ का कार्यक्रम देखने के लिए आते। एक विलक्षण घटना घटी थी जिसके चलते उस स्पॉट का नाम टाइगर पॉइंट रखा है। उसमें उस अंग्रेज ने अपने एक बुक में लिखा है कि मैं चमत्कृत हूं कि कैसे वो महाराज ने 6 सेकंड में 6 बाघ मारे हैं। महाराज का आदत था कि कभी भी सोते बाघ को नहीं मारते थे, घायल बाघ को नहीं मारते थे, और उनका 2 नाली बंदूक हमेशा स्पेशल बन के आता था। आपके पास सर खजाना है ऐसे विस्मित कहानियों का। थैंक यू। लेकिन मैं एक बार सवाल में स्पेसिफिक सवाल में आऊंगा कि मैंने कहा ये जो कभी जो 28 डिग्री से ऊपर नहीं जाने वाला तापमान 44.8 डिग्री गया, ये कितना चिंतित करता है आपको? क्यों? ये और भी बुरी स्थिति आएगी, हम सब जलेंगे। अंततः मानव के विनाश का समय आ गया है। एक बार करवट लेती है आग
कहाँ गायब हो गए? हम भी गायब होने वाले हैं। आप कुछ भी कहिए, ये आप जो अभी कोयला निकाल रहे हैं आसपास के क्षेत्रों से और बाक्साइट निकल रही है और कब से निकल रहा है, ये आपके अंत का। गोविंद सर, हमने को डराना बनारस इसलिए बसा कि गंगा नदी थी, यदि बनारस लुप्त हो जाएगी तो गंगा लुप्त हो जाएगी तो बनारस वासियों का महत्व खत्म हो जाएगा। वही इसी सब के कारण हमारा जैविक विकास हुआ था और हमारे जैविक विकास भगीरथ आएंगे, फिर से गंगा आएगी इसी उम्मीद के साथ। तो सरगुजा ने विकास किया है, कानून व्यवस्था को लेकर संतुष्टि है, शिक्षा को लेकर संतुष्टि है, खासतौर पर जो वर्मा सर का जो एक संतोषजनक जो, जी बोलिए प्लीज। हेलो, सरगुजा विषय में आप शर्मा जी मौजूद हैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पहले सरगुजा जंगलों से इतना ज्यादा आच्छादित था, आवागमन का कोई साधन नहीं था, नदी नाले बहुत थे और कोई सड़क नहीं था, और लोग कहा करते थे जहर खाए ना माहरू खाए, मरे खो तो सरगुजा जाए। मतलब सरगुजा इतना बैकवर्ड माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसका विकास होता गया। आज वो इतने विकसित हो गया कि आज वही लोग जो ये कहा करते थे आज कहते हैं कि स्वर्ग जा, सरगुजा जाना है तो स्वर्ग जा, जहां माटी के देव पहाड़े पूजा, सरगुजा गाजन गुजा माटी के देव पहाड़े पूजा। मतलब ये इतना विकसित हो गया, इतना आकर्षक हो गया कि हर आदमी यहाँ आकर्षित होता है। जैसे मैन पार्ट की बात होने लगी, मैन पार्ट के विषय में एक चीज बताऊं तो कि मैं ज्योग्राफी का हूँ। मैन पार्ट यहाँ सरगुजा में मैन पार्ट है, साबरी पार्ट है, खोड़िया ट्रेक है, कई पठार हैं, उसको मैन पार्ट कहा जाता है। इसके नामकरण के विषय में बताता हूँ कि जब वो मेन पार्ट है, MAIN, ये प्रमुख पार्ट है, इसलिए वो मेन पार्ट था। मेन पार्ट अब विकसित होते होते आज वो मेन पार्ट हो गया, वो सबसे ज्यादा विस्तृत है, सबसे बड़ा मेन पार्ट है। और दूसरी चीज, मेन पार्ट पहले आप मेहता के होंगे, मेहता उत्तरगढ़ के रहने वाले थे, उड़ीसा के, यह फॉरेस्ट ऑफिसर थे, और यह टी गार्डन जो महाराज रामानुजन सिंह के जमाने में स्थापित किया गया था, उसके वो संचालक हुआ करते थे। और टी गार्डन से होते होते अब एक टूरिस्ट सेंटर हो गया। ये उसको अभी भी कई लोग पूछते हैं तो मैं बताता हूँ कि भाई देखो, मैं जितने टूरिस्ट सेंटर देखा हूँ। नहीं तो अब सारे पॉइंट अभी है ना जीवित वर्मा सर? हाँ जी, सारे पॉइंट जीवित है ना? हाँ, संतुष्टि है ना इस बात की? हाँ, बिल्कुल यही संतुष्टि का जो है सूचक हम जाते थे। हाँ। तो एक तरह से जो सवाल निकल के है, मेन पार्ट ने हो, चाहे अंबिकापुर हो, चाहे वो सरगुजा के पूरे इलाके हो, कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, जैसे सर बताया, सभी क्षेत्रों में देखिए, लेकिन अभी भी कुछ आकांक्षाएं बाकी है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में ऐसी भी कुछ अपेक्षाएं हैं जो अभी भी बाकी। हम जल्द उम्मीद करेंगे अंबिकापुर वासियों को वो तमाम जो अपेक्षाएं उनकी वो जल्द पूरी हो। जो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इस संवाद में जुड़ने के लिए। बॉक्साइट का खनन नहीं रोका गया तो ये सारे विषय आएंगे अभी देखते जाइए।